मैंने उसका एक उदाहरण आप सब लोगों के सामने मैनपुरी के उपचुनाव का दिया, जिस प्रकार से विपक्षी दल के किसी भी व्यक्ति को नामांकन नहीं करने दिया गया। आप देखेंगे 2012 से के बाद 11 लोकसभा के वो विधानसभाओं के चुनावों के परिणामों का आंकड़े मेरे पास हैं। जिस प्रकार में 2012 में जो परिणाम रहे और 2012 के बाद जो उपचुनाव हुए, उनमें किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने धांधली करके या जो परिणाम रहे हैं वो उनका सब मैं उल्लेख आप सब लोगों के सामने करना चाहता हूँ। सहारनपुर महानगर में राघव लखनपाल सांसद जीते थे, वो विधायक थे। उनके त्याग पत्र के कारण 2014 में बाई इलेक्शन हुआ। तो उस बाई इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी को 2012 के विधानसभा चुनावों में हमें 85,170 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, कुल का 38%। समाजवादी पार्टी को 19,755 वोट मिले, कुल का 9%। और जब विधानसभा के उपचुनाव हुए 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 81,139, यानी कि 48%। और समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट 9% से बढ़ के 36-37% हो गया उन्हें। ऐसे ही शामली जिले की कैराना विधानसभा का उपचुनाव हुआ 2012 में। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 45% और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 12%। जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को वोट मिले 46% और बीजेपी को वोट मिले 45%। आप समझ लो उनके वोट परसेंट में 12% से 45%, लगभग 33% की बढ़ोतरी हुई। ऐसी बिजनौर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 2012 में वोट मिले 32% और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 12%। जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ बिजनौर में, तो बीजेपी को वोट मिले 43% और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 49%, 49.4। तो समाजवादी पार्टी जो 12% वोटों की पार्टी थी, उपचुनावों में 49% वोटों की पार्टी बन गई। ऐसी ठाकुरद्वारा विधानसभा उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की है। उसमें विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती 2012 में और 38.4% वोट भाजपा को मिले और समाजवादी पार्टी को कुल वोट मिले 2.56%। और जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ 2014 में, तो बीजेपी को वोट मिले 36.9% और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 47.82%। तो आप समझो 2.5% से 47%, 48% वोटों में लगभग 45-44% वोटों की वृद्धि हुई। ऐसी लखीमपुर की निघासन विधानसभा में 2012 में बीजेपी को वोट मिले 36%, समाजवादी पार्टी को मिले 21%। जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो बीजेपी को मिले 42% और समाजवादी पार्टी को मिले 52%। ऐसी लखनऊ शहर की एक सीट है लखनऊ पूर्व, बीजेपी को वोट मिले 2012 में 36% और समाजवादी पार्टी को मिले 25%। जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो बीजेपी को वोट मिले 50% और समाजवादी पार्टी को वोट मिला 32%। जी महोबा जिले की एक चरखारी सीट है, तो चरखारी में बीजेपी को वोट मिले 34% और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 21%। जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ 2014 में, तो बीजेपी को वोट मिले 20% और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 51.77%, यानी कि 21% से 51% वोट उनके बढ़े। ऐसे ही सिराथू एक विधानसभा है कौशाम्बी जिले की, बीजेपी को मिले 2012 में 30%, समाजवादी पार्टी को मिले 17%। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारा वोट हमें मिला 21% और समाजवादी पार्टी को वोट मिले 53%। ऐसी बल्हा एक सुरक्षित सीट है बहराइच जिले की, बीजेपी को मिले 2012 में 33% और समाजवादी पार्टी को मिले लगभग 20%। और जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को मिले 39.74 और समाजवादी पार्टी को मिले 53%।
जी रोहनिया जिले, बनारस जिले की एक सीट है। रोहनिया जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो अपना दल के पास एक सीट थी, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो अपना दल को वोट मिले 2014 में 33% और समाजवादी पार्टी को मिले 40.83%। तो ये आंकड़े निश्चित रूप से प्रदर्शित करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी एक विधानसभा के उपचुनावों में जिस प्रकार से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को और पुलिस प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को जिस प्रकार से लांछित करने का काम कर रही है, ये अपनी सरकारों में किस प्रकार से इन्होंने अराजकता की है, ये कहीं ना कहीं वो एक सब चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। दो आप सबको के माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहता हूँ। इस प्रकार से संविधान, आरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से लक्षित करके, टारगेट करके विपक्षी दल एक एजेंडा सेट करने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से देश के संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश में आपातकाल लगाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की प्रयास करने वाली कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अराजकता और गुंडा राज को स्थापित करने का काम किया है, वो हम सबके सामने। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की दुहाई देते घूम रहे हैं, लेकिन उन्हीं के समय में भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी और परिवार की राजनीति करने वाले लोग जिस प्रकार से 2014 में देश की जनता ने उन्हें नकारने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अपना एक समर्थन और विश्वास व्यक्त किया, उसे ये लोग सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ये बात हावी हो गई है और उन्होंने निश्चित रूप से देश में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हल्ला बोलना प्रारंभ किया। भारत में लोकतंत्र और समय से होने वाले चुनाव प्रक्रिया ने पूरे विश्व में एक शक्तिशाली लोकतंत्र की मिसाल दुनिया में पेश की है। लेकिन आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग लगातार संविधान, लोकतंत्र के नाम पर झूठ फैलाकर आम जन में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक निंदा करने योग्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दिशाहीनता की शिकार है, उनके पास न कोई मुद्दा है और ना लोक कल्याण का उनका कोई एजेंडा। हम सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी और अलोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से चुनाव आयोग, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से राहुल गांधी का अनुसरण कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से निंदा करने योग्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए आतंकवादियों को बरी करने की, उन्हें मुक्त करने की नाकाम कोशिश की। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आतंकवादियों को छोड़ने को मंसूबों को जिस प्रकार से न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण वो सफल नहीं हो पाए। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले निश्चित रूप से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए उन्हें। संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले ये वही लोग हैं जिनकी पत्नी 2012 में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध सांसद का चुनाव जीती थी या निर्विरोध निर्वाचित की गई थी। ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को डराकर, धमकाकर किसी को नामांकन नहीं भरने दिया गया था, ये उसका एक प्रमाण है। ये वही लोग हैं जो आज संवैधानिक दृष्टि से ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं और ये वही लोग हैं जब 5 सीटें जीतते हैं लोकसभा की तो धांधली की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करते हैं, पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जब 37 सीटें आती हैं तो ये सब लोग उन सब विषयों को भूल जाते हैं। चुनावों में जब हार होती है
तो झूठे तथ्यों के आधार पर जनता में गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश करने वाली समाजवादी पार्टी अब जनता के बीच में निश्चित रूप से बेनकाब हो गई। जाति, धर्म और आम जन को लड़ाकर राजनीति करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है और निश्चित रूप से जनता अब इनके भ्रमजाल में आने वाली नहीं। आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने उपचुनावों के परिणामों को लेकर एक ट्वीट करा था। मैं आप सबके माध्यम से 2012 से 17 तक जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उन चुनावों का तुलनात्मक उल्लेख किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। राहुल गांधी जो है वो खुद ही आकर बता रहे हैं कि ये वोटों का फर्जीवाड़ा है, कुछ वोटर लिस्ट के नाम लेके आए हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से देश में संवैधानिक व्यवस्था है और सबको अधिकार है, आयोग उस पर काम करता है और आयोग हमारे यहाँ एक स्वशासित संस्था है। उन्हें आयोग की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, आयोग ने कहा भी है कि जो भी आपकी शिकायतें हैं आप एफिडेविट सहित लिख के दो, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। ये इन लोगों ने क्या है, एक माहौल बनाने के लिए निगेटिव बातें, झूठ सच बोलकर लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। लेकिन बाद में आपने देखा होगा अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जब इन्होंने माननीय न्यायालय के सम्मुख जाकर अपने उन कृत्यों पर माफी भी मांगी है। भाजपा इस नैरेटिव के भ्रमजाल को तोड़ क्यों नहीं पाती? आप बार बार कह रहे हैं जनता तय करेगी। जनता ने 2024 में भी आपकी सीटें घटाकर तय कर दी। लोकतंत्र कमजोर क्यों साबित? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का और अपने एजेंडे के आधार पर चयन करने का अधिकार है। हमारी सरकारों ने 2014 से लेकर 2000 आज वर्तमान तक, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 2017 से लेकर आज वर्तमान तक, हमने जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे संकल्प हैं, जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं, उन पर हमने बहुत अच्छा काम किया। चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमने सब पर बेहतर काम किया है। हो सकता है किन्हीं कारणों से हम लोग जनता के बीच में अपनी बात ना पहुंचा पाए। हम एक लोकतांत्रिक दल है, हमने अपनी उन सब विषयों की समीक्षा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा हरियाणा का उसके बाद चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन भी हुए हैं, और उत्तर प्रदेश से ही जनता का आशीर्वाद और इसमें मोदी जी को और योगी जी को मिला है। आपका क्या मानना है कि 2027 को लेकर के ही सारा एजेंडा फिक्स किया जा रहा है? जिस प्रकार की परिस्थिति है और जिस प्रकार से ये लोग संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, एक अनिश्चितता का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनावी एजेंडा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रदेश और देश की जनता इनके चरित्र को सब जानती है। 24 के हालात देख करके 27 में क्या हालात रहने वाले? सत्र भी चल रहा है, राज्यसभा सत्र भी चल रहा है, लेकिन हर दिन हंगामे की भीड़ चढ़ जाता है। इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा संविधान में व्यवस्था है, सरकार और सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी बात सरकार की जन समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखने का एक व्यवस्था संसद में है। लेकिन ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वहाँ बहस करेंगे नहीं, वहाँ कोई चर्चा का हिस्सा बनेंगे नहीं, बाहर सड़कों पर अराजकता करेंगे और अराजकता में जिस प्रकार की निगेटिविटी फैलाने का एक प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम सब लोगों को उसका मिलकर मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। और प्रदेश और देश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। अगर नहीं समझती तो पहली बार आपने देखा होगा 2014, 2019 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार लगातार देश की जनता ने भाजपा को चुना है, एनडीए को चुना है। प्रधान ने विधानसभा में दर्शन किया कि शराब के ठेके खोलना है और स्कूल बंद करना है। शराब के सरकारों की आबकारी नीति है और प्रचलित आबकारी नीति है। सरकार ने उसमें, हमारी सरकार ने अनेकों संशोधन भी किए हैं। लेकिन जहाँ तक विद्यालय बंद करने की बात है, कोई विद्यालय बंद नहीं कर रहे। कुछ विद्यालयों का मर्जर करने की बात आई थी, लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उन सब विषयों को स्पष्ट कर दिया। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन